हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रदीप शरावत एंड वेलकम्स यू ऑन माय चैनल इंग्लिश ग्रू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की परफॉर्मेंस एंड इंक्वायरी आपको मिलती रहे। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और आज हम डिस्कस करेंगे फायर एंड आइस। दिस इज द सेकंड पोएम ऑफ क्लास 10th इंग्लिश फ्लाइट। तो फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम इस पोएम का ले लेते हैं। Robert Frost's poem Fire and Ice expresses the profound idea that the world would end in either of two ways, either by ice or fire. तो यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इनकी हम पोएम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत ही जो फेमस पोइट रहे हैं ये। तो फायर एंड आइस ये यहाँ पे को एक्सप्रेस करते हैं कि जो एक आइडिया है जिससे कि संसार, वो पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि दो तरीके से जो संसार है हमारा उसका अंत हो सकता है, या तो आइस के थ्रू या फायर के थ्रू। इट मीन्स या तो पूरी तरीके से जब इतना टेम्परेचर लो हो जाएगा कि आदमी वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए, या दूसरे तरीके से अर्थ इतनी गर्म हो जाए कि तो भी आदमी जो है सरवाइव ना कर पाए। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद द सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशन हेटेड एंड डिजायर। यहाँ पे पॉइंट ने इन दोनों ही चीज़ों को, आइस और फायर को, ह्यूमन नेचर का रूप दिया है। और इसमें जो फायर है उसको डिजायर के रूप में रखा है और आइस को हेटेड के रूप में। आई रिपीटेड अगेन, फायर इज एज डिजायर एंड आइस हेटेड। तो द पोएम वेरी artistically underpins the philosophy that we let our emotion rule us, and if don't control them they will surely destroy everything around us. तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है बेटा, कि जब भी जो आदमी होता है अगर वो अपने इमोशंस के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर पाता किसी भी तरीके से, यानी कि अगर एक पर्सन जो है अपने ऊपर अपने इमोशंस को हावी होने देता है, तो ये जो इमोशंस हैं ये कहीं ना कहीं जाके डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर। सिमिलरली ही थिंक्स फायर एंड आइस बोथ आर जस्ट एज competent in bringing the world to a catastrophic end. तो यहाँ पे कवि ये भी सोचते हैं कि जो फायर एंड आइस है बहुत ही जो है बड़े कॉम्पिटेंट हैं, एक दूसरे में कंपटीशन है इनका किस चीज़ को लेके, कि किस तरह ये दोनों ही जो है बराबर के जिम्मेदार हो सकते हैं, या फिर दोनों ही अच्छे कॉम्पिटेंट हैं कि वो वर्ल्ड को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दें जहाँ पे वर्ल्ड का जो है विध्वंस हो जाए या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो अब ये देखिए बेटा, इस पोएम की एक्सप्लेनेशन की तरफ हम चलते हैं। पहले हम फायर के रिगार्डिंग फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं, और इसी के थ्रू मैं आपको जो आपकी जो पोएटिक थीम है उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो वर्ल्ड है वो या तो फायर की वजह से एंड होगा, कुछ लोग का मानना है कि सम से इन आइस, कुछ लोग मानते हैं कि ये आइस की वजह से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो अब यहाँ पे जो कवि हैं वो कह रहे हैं फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मैं आदमी की इच्छाएं हैं जो, अगर उनके बारे में मैं सोचता हूँ तो वहाँ तक मेरा मानना है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी कि जो संसार का अंत है वो श्योरली किसके साथ होगा, फायर के साथ ही होगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम पोएम को पहले एक नॉर्मल वे में ले तो सबसे पहले यहाँ पे बता रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो कुछ लोगों का मानना है कि एक दिन पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि उसमें जो है लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे कहते हैं कि सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी एक दिन इतनी टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा कि वहाँ पे लोगों का रह पाना मुश्किल होगा। अब ये दोनों ही चीज़ों को अगर हम ह्यूमन नेचर से जोड़ें तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो संसार में लोग हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी डिज़ायर्स हैं, उनके चलते जो है संसार का अंत होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्योंकि आइस को हमने एटेड का रूप दिया है, तो जो नफरत है इस संसार में एक दूसरे के लिए लेके, वो ही संसार में को अंत की तरफ धकेल रही है या संसार का अंत करेगी। लेकिन अब यहाँ पॉइंट जो है अपना एक व्यू रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है, जहाँ तक मैंने सोचा है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मैंने एक आदमी की इच्छाओं के बारे में देखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर।
तो मैं तो उनके साथ जाना चाहूंगा जो कि ये मानते हैं कि संसार का अंत एक दिन किसके साथ होगा, फायर के साथ। इट मीन्स ये वो इच्छाएं हैं लोगों की जो एक दिन संसार का अंत कर देंगी। तो बेटा देखिए यहाँ पे जो है डिजायर का ही जो यूज हुआ है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग ऑफ टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग। तो यानी कि किसी चीज को इतने इस तरीके से आपका चाहना कि आप जो है वो अपने आपकी डिजायर जो है वो एक ऐसा रूप ले ले जिससे कि आने वाले टाइम में दूसरे लोगों का कहीं ना कहीं बुराई होने वाला हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो बहुत लंबे टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमारी जो है एक पर्टिकुलर प्लेस को लेके लड़ाई चलती हुई आई है। कभी वो चाहते हैं कि वो हमारे पास आए, हम चाहते हैं हमारे पास आए। तो ये एक डिज़ायर है दोनों के बीच में। और होता क्या है, इन दोनों से ही बहुत सारे लोगों को हम अभी तक अपने सोल्जर्स को खो चुके हैं दोनों ही तरफ से। तो ये यहाँ पे डिज़ायर से हमें पता लगता है कि एक डिज़ायर भी जो है वो किस तरीके से ह्यूमन को का अंत कर सकती है, वर्ल्ड का अंत कर सकती है। तो अब मैंने जैसे आपकी बोला था कि थीम हम डिस्कस करेंगे पोएम में। तो थीम देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में जब हम जाते हैं फर्स्ट लाइन में, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो लास्ट वर्ड हमारा क्या है बेटा, फायर है। देन तो हम इसको ए पॉइंट दे देंगे, ए। देन कम ऑन टू द सेकंड थिंग, सम से इन आइस। अब आइस और फायर मैच नहीं करते बोलने में, इनका प्रोनाउंसिएशन किसी भी तरीके से मैच नहीं कर रहा है। तो हम सेकंड लाइन में बी का नोट कर देंगे। देन कम ऑन टू द थर्ड, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब ये आपने नोटिस किया होगा बेटा, जो लास्ट वर्ड है थर्ड लाइन का वो डिजायर है। इट मैच विद फायर, फायर डिजायर। तो ये दोनों मैच करते हैं। वहां पे हमने ए दिया था तो दोबारा थर्ड लाइन के अंदर हम अगेन ए मेंशन करेंगे। देन कम ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इसमें भी लास्ट लाइन जो हमारी है पोएम की, इस पैराग्राफ की, उसका लास्ट वर्ड जो है फायर है। ठीक है, फायर अगेन मैच विद डिजायर एंड फायर। तो हियर वी कैन ऑल्सो मेंशन ए। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ की हमारी थीम रहेगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ए बी ए ए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम जो है पोएटिक थीम्स को निकालते हैं। राइट, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। इसमें जो फेवर का दिख के रिगार्डिंग दिया गया था, अप्रूवल, यू ऑल नो। तो अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे कि जो नेक्स्ट लाइन है हमारी, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन अगर इस संसार को दो बार क्या होना हो, यानी कि दो बार खत्म होना हो, तो आई थिंक, मेरा मानना है, ये आई कौन है यहाँ पे, आई इज पोइट, आई नो इनफ ऑफ हेट। तो उसका मानना यह है कि बहुत ज्यादा जो हमारे बीच में नफरत है, लोगों के बीच में जो नफरत है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो आइस है वो भी संसार को खत्म करने के लिए काफी है। एंड वुड सफिस, ठीक है, सफिस मीन्स बी सफिशिएंट। तो यहां पे हम मान सकते हैं कि ये जो है, हम इस पोएम को दोबारा अगर पढ़ें, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि अगर इसको हमें दो बार खत्म करना हो, इंसान को दो बार मारना हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो इस पॉइंट कहता है कि बहुत ज़्यादा जो नफरत है वो काफ़ी रहेगी इसके लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, ये भी कहना सही होगा कि जो आइस है, यानी कि जो हेट है संसार के अंदर, एक दूसरे को लेकर नफरत है, वो भी संसार को सफिशिएंट है ख़त्म करने के लिए। तो अब हम देखिए जो लिटरेरी डिवाइसेस है बेटा, उसको हम देख लेते हैं। राइम स्कीम हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किस तरीके से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरी चीज हमारी जो इस पोएम के अंदर आई हुई है, एसोनेंस, ये हमारा पोएटिक डिवाइस है। एसोनेंस को किस तरीके से हम समझते हैं, इसमें बेटा ध्यान से समझिएगा। इट इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन सेम लाइन। वोवल्स को आप सब लोग जानते होंगे, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए साउंड की बात की है, जहां पे रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड हो, ठीक है, इन सेम लाइन, तो द रिपीटेशन एट द डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट वर्ड्स, चाहे वो लाइन में कहीं भी हो। ठीक है, तो अगर हमारा एक ही लाइन के अंदर रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड है, चाहे वो ए का हो या ओ का या ए आई ओ यू में किसी का भी हो, तो यहां पे देखिए बेटा, द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन आई होल्ड। तो होल्ड में क्या है बेटा, ओ है हमारा साउंड, वोवल साउंड है। विद दोज, यहाँ पे अगेन हमारा दोज में ओ, दोज प्रोनाउंसिएशन आप करके देखिए, उसमें आपको क्लियरली पता लगता है, दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे होल्ड और दोज में जो है हमारा ओ का वो साउंड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे एसोनेंस है। तो ये बेटा क्लियरली ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी हमारा वोवल साउंड
एक सेम लाइन के अंदर रिपीट होता है तो इट मीन्स वहां पे हमारा क्या है, एसोनेंस है। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, एलिट्रेशन। आप सब लोग जानते होंगे, पिछली पोएम में भी हमने एलिट्रेशन के बारे में बताया था। तो एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। तो देखिए बेटा, एसोनेंस में तो हमने क्या पढ़ा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एसोनेंस में रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड होता है, देन एलिट्रेशन में क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो अब ये देखिए, इसके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे कौन सा आ रहा है, एग्जांपल हम पोएम की तरफ से ले लेते हैं। फेवर, फायर, दो वर्ड्स है हमारे यहाँ पे क्लोजली अटैच्ड वर्ड, फेवर एंड फायर। दीज बोथ टू वर्ड्स स्टार्ट विद द फ साउंड, अफ साउंड मीन्स टू से, and world will, these two words are closely attached and start with w, yeah, you can say wo. So these two words or these two sounds are consonant sound. So where we can where we will found the sound of repetition sound of consonant, so it means there is alliteration. Then come on to the next thing, imaginary. इमेजिनरी में क्या होता है? इमेजिनरी इज यूज टू मेक रीडर perceive things involving their five senses. Example, some say the world will end with in fire. तो इमेजिनरी मीन्स जहाँ पे सोच हो आदमी की, यानी कि फिफ्थ सेंस के साथ वो सोचे कि इसके साथ होगा। यहाँ पे देखिए हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो कुछ लोगों का मानना है, सेंस है ये, कि इस तरीके से संसार का अंत हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो ये भी लोगों की फिफ्थ सेंस है, मान सकते हैं कि संसार का अंत इसी तरीके से हेट से हो सकता है। देन एनाफोरा क्या होता है? अब एनाफोरा को भी समझ लीजिए, द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंजिक्यूटिव लाइंस। ये देखिए बेटा, यहां पे देखिए ये कहना चाह रहा है कि जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन, यानी कि या तो वर्ड की या एक्सप्रेशन की जो रिपीटेशन है एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंजिक्यूटिव लाइन, वो बिल्कुल स्टार्ट में मिले एक या दो से ज्यादा लाइन के अंदर। जैसे सम से है, सम से हमारा क्या है, रिपीटेड है, इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ लाइन 1 and 2। तो इस तरीके से अगर दो लाइन सेम तरीके से स्टार्ट होती हो, दो लाइंस, आई एम रिपीटेड अगेन, दो लाइन अगर सेम तरीके से स्टार्ट हो रही हैं, जैसे यहाँ पे सम से द वर्ल्ड विद एंड विद फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड विद आइस, तो इस तरीके से हमारे दो लाइंस जो है कंजिक्यूटिवली सेम तरीके से स्टार्ट हो रही हैं सम से के साथ, तो इट मीन्स यहाँ पे एनाफोरा है। Is it clear? Then come on to the personification. Personification is very important as well as very easy to understand. So personification is to give human qualities to inanimate objects. In this poem, fire and ice are capable of destruction. तो अब यहाँ पे देखिए, जब किसी एक पर्टिकुलर चीज को आप पर्सनिफाइड कर देते हैं, यानी कि ह्यूमन नेचर दे देते हैं, जैसे फायर और आइस को इसमें हमने क्या किया है, ह्यूमन नेचर प्रोवाइड किया है। कौन कौन सा? डिस्ट्रक्टिव नेचर प्रोवाइड किया है ह्यूमन नेचर में। तो आइस को हमने क्या दिया है, हेटेड, एंड फायर को डिजायर। अभी देखिए बेटा, एंजेबमेंट क्या है? एंजेबमेंट का एग्जांपल और हम ले लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द थॉट और क्लॉज दैट डजंट कम टू एन एंड एट अ लाइन ब्रेक, रदर इट मूव्स ओवर टू नेक्स्ट लाइन। तो यहां पे बेटा इसको अच्छे से समझिएगा, एंजेबमेंट होता क्या है। एक पर्टिकुलर लाइन में जब आपका कॉमा या फुल स्टॉप ना लगे, ठीक है, यानी कि वही आपकी चीज नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू रहे। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ये एक लाइन थी, यहाँ पे लिखी थी, लास्ट में कुछ भी जो है वो आपके निशान नहीं है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे जाके दूसरी लाइन में ये फिनिश हुआ है, यानी कि एक सेंटेंस हमारा देखिए सेकेंड लाइन में फिनिश हुआ है। तो यहां पे हम कह सकते हैं किसी की एक बात को जब एक लाइन में फिनिश ना करके दूसरी लाइन तक ले जाया जाए और वहां पे जाके वो फिनिश हो, तो इट मीन्स वहां पे क्या है, एंजेबमेंट है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। तो यही हमारी पोएम थी बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम है इस पोएम को लेके, तो यू कैन मैसेज मी इन द मैसेज बॉक्स, और अगली पोएम के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।